नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम VD 106D जो ऑप्शनल पेपर है हिंदी शिक्षण, उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 116, कल 115 तक कराया था, अभी 116 से देखेंगे। दोस्तों लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उपर्युक्त कथन है मॉन्टेसरी का। बालक स्वभाव से होते हैं तो अनुकरण प्रिय होते हैं, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है बालकों में। किसी लिखावट के पहले या बाद में लिखना कहलाता है अनुलेख। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य खंड वाक्य हों कहलाता है, उसे दोस्तों कहते हैं मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है माइकेलिस्की। गद्य की नाटक विधा का मूल तत्व क्या है? कथा, वस्तु, पात्र, संवाद। उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? यानी गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व, यानी गद्य की नाटक विधा का जान, जो इसकी जान है गद्य की नाटक विधा की, यानी प्राण है, वो तत्व है संवाद। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवसर अनुकूल शब्दावली का ज्ञान कराना, शब्द सूक्ति एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, मानव जीवन की वास्तविकता से परिचय कराना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कहानी का मूल तत्व क्या है? पात्र, कथा, वस्तु और कथोपकथन, ये सारे ही कहानी के मूल तत्व हैं। उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। ऑप्शन डी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है तो विद्यार्थी का पतन, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बाकी शैक्षिक उन्नयन, उत्तरोत्तर प्रगति, पाठ्यक्रम सुधार, ये मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रेरित करती है शैक्षिक प्रगति के लिए। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुखता से जिसका चयन किया जाता है वह है शिक्षण नीतियों व युक्तियों का। निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण किया जाता है? कार्य एवं समस्या का विश्लेषण किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं सहविद्यालय क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, सहविद्यालयी गतिविधियाँ। ऑप्शन द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? क्रमबद्धता, पारदर्शिता, उद्देश्य निष्ठता। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन द कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे DS कोठारी। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुकरण से अभ्यास, विश्लेषण से संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सा होगा, अनुकरण से अभ्यास। बाकी ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और विश्लेषण से संश्लेषण ये शिक्षण सूत्र हैं। अनुकरण से अभ्यास ये शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? तो दीपावली पर लेख। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो अभिनय। निम्नांकित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि नहीं है। अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है सुलेख विहीनता। फ्रॉवेल के दृष्टिकोण से लेखन कब आरंभ करना चाहिए? तो पठन क्रिया के बाद। कौन सा कारण वर्तनी अशुद्धि का नहीं है? तो शब्द भंडार की कमी अशुद्धि का, यानी वर्तनी का अशुद्धि का कारण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो भाष्य विधि। चित्रों पर प्रश्न पूछकर रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? चित्र रचना विधि कहलाती है। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे?
तो जो कथन दिया हुआ है उस कथन के द्वारा, यानी कि पर्याय कथन द्वारा। कहानी और उपन्यास में समानता का कारण है बाह्य दृष्टि, ऑप्शन द। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है आदर्श वाचन का। निम्नांकित में से कौन सी कहानी का वर्ग नहीं है, तो रसवादी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है, तो सौंदर्यानुभूति। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है, और स्व अध्याय का महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है, तो वर्णन नाटक का तत्व नहीं है। बाकी फलागम, प्रत्याशा और नियताप्ति ये नाटक के तत्व हैं, वर्णन नहीं है। नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है, तो मौन पठन का महत्व नहीं है। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है, आदर्श वाचन का महत्व अधिक है। समालोचना का क्या अर्थ है, दोष बताना, गुण बताना, मत प्रकट करना। तो इसमें होगा दोष बताना और गुण बताना दोनों। निम्नलिखित में से काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है, शोक सभा। निम्नलिखित में से पाठ है पुस्तक का गुण है प्रयोजन। अन्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुपयुक्त है, तो वर्णमाला विधि। हिंदी में मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न उत्तम हैं, तीनों का समन्वित रूप, लघुत्तरीय, निबंध और वस्तुनिष्ठ। साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो भाषण, अंताक्षरी और वाद विवाद। उपर्युक्त सभी साहित्यिक क्रियाओं में क्रियाएं आती हैं। साहित्यिक क्रिया में कौन सी क्रिया नहीं आती, तो लोकगीत नहीं आता। बाकी भाषण और वाद विवाद और अंताक्षरी साहित्यिक क्रियाओं में आती हैं ये क्रियाएं, लोकगीत नहीं आता है। 159 क्वेश्चन नंबर 159, नाटक के अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है, अवसर अनुकूल शिक्षा प्राप्त होती है। भाषण प्रतियोगिता से मुख्य लाभ होता है उच्चारण शुद्ध होता है। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो दृश्य सामग्री नहीं है, इसको सुन सकते हैं, ये श्रव्य है। कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है, तो चित्र विस्तारक श्रव्य साधन नहीं है, क्योंकि ये दृश्य है। चित्र से मतलब दृश्य। चित्र विस्तारक। ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या विशेषता है, तो ऑप्शन सा होगा इसमें। यह शिक्षक के सिर से ऊपर की ऊंचाई पर चित्र प्रदर्शित करता है। कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है, तो रेडियो दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, केवल दृश्य है। दृश्य श्रव्य पूछा है, तो नाटक दृश्य श्रव्य है, क्योंकि नाटक को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविजन को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो रेडियो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आ। टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण साधन है, टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों है। व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है, तो कंप्यूटर शिक्षक और मशीन दोनों के रूप में कार्य करता है। भाषा पुस्तकालय से मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, तो स्वाध्याय के अवसर मिलते हैं, कक्षा शिक्षण की पूर्ति होती है। तो आ एवं वाह दोनों राइट आंसर। भाषा कक्ष में श्यामपट्ट का आकार सामान्यतः कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 1.25 इंटू 2.50 मीटर, यानी सवा बोल सकते हैं, सवा मीटर से 2.5 मीटर। 1.25 इंटू 2.50 मीटर, ऑप्शन द इज राइट आंसर। भाषा कक्ष में बृहद शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए, तो एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। और संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए, तो प्रत्येक सीट पर। भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर रखना चाहिए, स्टोर रूम में रखना चाहिए। भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, तो साहित्यिक, लोक रंजनकारी और लोक मंगलकारी, ये सारी ही पुस्तकें भाषा पुस्तकालय में होनी चाहिए। ऑप्शन द इज राइट आंसर। किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, उपयुक्त सभी प्रश्न पूछने चाहिए। भाषा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व किस प्रकार के लक्ष्यों को देना चाहिए, तो भाषा ज्ञान को देना चाहिए। भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति मापन के लिए सर्वाधिक महत्व किस प्रकार की परीक्षा का होना चाहिए,
तो निबंधात्मक परीक्षा का सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव। सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने दिया? तो कीथ ने दिया था। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया वह है एलन। यानी सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कीथ ने। और सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया वह है एलन। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने कौशलों का विकास किया जाता है? तो एक कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को कौन कौन से कौशलों से प्रशिक्षित किया जाता है? तो कथन, प्रश्नोत्तर और श्यामपट्ट प्रयोग। उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन द। मूल्यांकन होता है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल सिखाना। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है काव्य सौंदर्यानुभूति कराना। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है मनोरंजन करना, संवाद कला का ज्ञान कराना, हितोपदेश देना। हितोपदेश यानी कि हित यानी लाभ, उपदेश माने उपदेश, लाभ के लिए उपदेश देना। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं अभिव्यक्तिपरक होती हैं। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है उपर्युक्त कथन है श्याम सुंदर दास का। त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? तो मातृभाषा। भाषा को लिखने और बोलने का ढंग कहलाता है शैली। अनुक्रमणिका होनी चाहिए, आरंभ में होनी चाहिए। वर्तनी की अशुद्धि का प्रमुख कारण है स्थानीय भाषा का प्रभाव। कहानी एक छोटी रचना है उपर्युक्त कथन है H.G. वेल्स का। नाटक होता है श्रव्य दृश्य दोनों। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की कविताओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है? तो तुलना प्रणाली में। शब्दों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं वाक्य। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या है 12, तो इसमें दा दिया है, मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए क्योंकि 11 होती है स्वरों की संख्या। कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? तो कविता। किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कहलाता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य है शीघ्र एवं बोधगम्य अध्ययन। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है मनोरंजन करना, हितोपदेश देना, संवाद कला का ज्ञान देना। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन द इज राइट आंसर। एक इसमें क्वेश्चन दिया था अभी, हाँ उपयुक्त सभी। तो हाँ एक क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिया है इन्होंने, ये टाइपिंग एरर है ये लोग। 12 ये हो गया। नाटक शिक्षण का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, सारे ही होंगे इसमें। मुहावरे लोकोक्ति। अब मुहावरे लोकोक्ति आए दोस्तों इसमें। आंधी के आम का अर्थ है सामयिक लाभ। आंखों में सरसों फूलना से आशय है असंभव को संभव करना। कुएं में भंग पड़ना का आशय है सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कलम तोड़ना का अर्थ है अच्छा लिखना। धूप में बाल सफ़ेद होना से आशय है अनुभवी होना। आगे की सोचने वाला उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहा जाता है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहा जाता है अगोचर। जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है उच्छृंखल। उच्छृंखल। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषोचित। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना से आशय है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। गुड़ गोबर होना का अर्थ है काम बिगड़ना।
लाल पीला होने से आशय है क्रोध करना, हाथ मलना से आशय है पछताना, अंधेर नगरी चौपट राजा का आशय है अन्याय व अव्यवस्था का साम्राज्य या अन्याय व अवस्था का बोलबाला। आकाश पाताल एक कर देना से आशय है कठिन परिश्रम करना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का अर्थ है कार्य प्रारंभ से पूर्व ही मुसीबत आ जाना। छोटा मुंह बड़ी बात से अभिप्राय है डींगे मारना। घाव पर नमक छिड़कना का तात्पर्य है दुखी को और दुखी करना। जली भुनी सुनाना का अभिप्राय है भरा बुरा भरा क्या जली भुनी सुनाना यानी भला बुरा कहना। अंधे की लकड़ी होने का अर्थ है यानी एकमात्र सहारा, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा यानी बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। आंखें बिछाने का अर्थ है प्रतीक्षा करना। पत्थर की लकीर होना का तात्पर्य है बात पर अटल रहना। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ होगा इसका बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला यानी गरीबी में और मुसीबत आ जाना, यानी मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कथन अरे जी मैंने बहुत पहले पढ़ा था दोस्तों। ये संत रैदास जी ने कहा था, क्योंकि ये मैं देख के ध्यान आ गया। हमारे टीचर जो पढ़ाते थे तो बोलते थे, जैसे एक संत रैदास थे तो जूते का काम करते थे, तो उनके पास एक किसी का जूते का ऑर्डर था, तो जूता बना रहे थे, तो लोग बोले थे तुम गंगा जी नहाने क्यों नहीं जा रहे हो? तो कह रहे थे पहले में जैसे एक उनके पास बर्तन रहता है ना, जूते वगैरह बनाते हैं तो उसमें पानी रहता है, तब उन्होंने बोला था मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि यानी कि मेरी गंगा का स्नान तो यही हो जाएगा जब किसी का मैं काम पूरा कर दूं। अगर किसी का काम छोड़ के गंगा नहाने जाएं तो सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम ये बोला था मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा तो मेरे पास ही इस कटौती में है, मतलब काम पहले है। तो इसका होगा यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। हाँ ये बिल्कुल सही, यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस तरह से उन्होंने बोला था। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता से तात्पर्य है कठिन काम अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है। डंके की चोट पर कहना से आशय है स्पष्ट घोषणा करके कहना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का से आशय है कहीं का न होना। आटे दाल का भाव मालूम होना से आशय है वास्तविकता का ज्ञान होना। अब दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। आस्तीन का सांप धोखेबाज, पीठ दिखाना यानी भाग जाना। 9-2-11 होना, इसका भी होगा भाग जाना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। आसमान टूटना यानी भारी मुसीबत आना। कान भरना यानी भड़काना। जी चुराना यानी काम से भागना। नाक का बाल यानी अत्यधिक प्रिय। राई का पर्वत करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। लेने के देने पड़ना, उल्टी मुसीबत गले पड़ना। लुटिया डुबोना, बुरी तरह असफल होना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी बात के पीछे पड़ जाना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी बराबर प्रयत्न करने के बाद भी अपेक्षित फल न मिलना। आंसू भर लाना यानी रो देना। इधर उधर की लगाना यानी चुगलखोरी करना। उल्लू बनाना यानी बेवकूफ़ बनाना। कमर कसना यानी पूरी तैयारी करना। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड नाइट।